हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुलकित तिवारी और हम हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को आज फाइनल स्टेज में लेकर आए हैं और आज हम इसे फिनिश करेंगे। तो हमारा आज लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 6, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम शुरुआत करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट से। दैट व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट का सिंपल टर्म्स में मीनिंग ये होता है कि भाई आप एक डोमेस्टिक करेंसी को कितने नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। भाई मुझे अगर एक यूएस डॉलर खरीदना है तो मुझे कितने रुपए की आवश्यकता होगी, या किसी इंडोनेशिया के व्यक्ति को अगर इंडियन रूपी खरीदना है तो उसको कितने इंडोनेशियाई रूपी लेकर आना पड़ेंगे, तब वो एक इंडियन रूपी लेकर जा सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब समझ में आया? सिंपल, वन एक करेंसी को अनदर करेंसी के अगेंस्ट कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं और कितना देना पड़ेगा, तब जाके वो फॉरेन करेंसी हमको मिल सकती है। अभी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट रहता है इसमें भी कई टाइप्स रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आज जो हमने डिसाइड किया कि भाई $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़, ठीक है, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़। तो ये आखिर हम इस फॉर्मूले पर आए कैसे जो हम आज डिसाइड करते हैं? तो इसका एक इवोल्यूशन हुआ है। मेनली तीन मेथड्स देखेंगे अपने हम लोग इसमें, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। शुरुआत करते हैं द फर्स्ट वन से, दैट इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका नाम क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मतलब कोई ना कोई अथॉरिटी अपनी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के अगेंस्ट पैक करती है और वो बताती है कि भाई कितना होगा। तो वो कौन बताती है? दैट इज द सेंट्रल बैंक। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कि भाई यहाँ पर मार्केट फोर्सेस नहीं बताएंगे कि रुपये और डॉलर का क्या रेशियो होना चाहिए। यहाँ पर आरबीआई बताएगा कि भाई 1 रुपी इज इक्वल टू $1 या 1 रुपी इज इक्वल टू $0.5, ठीक है। तो यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल बैंक। अभी हम ये सिस्टम को यूज नहीं करते हैं, मगर ये पहले चलता था, तो इसको समझते हैं। अब इसको फर्दर सब क्लासिफाई करते हैं दो सिस्टम में। एक को बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता था, हर कंट्री की सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को गोल्ड के अगेंस्ट पैक कर देती थी। जैसे कैसा? भाई 1 रुपये की क्या वैल्यू है, 1 रुपये की मान लो क्या वैल्यू है, तो आरबीआई ने मान लो बोल दिया कि भाई अगर आप 0.5 ग्राम गोल्ड उसकी वैल्यू है। मतलब अगर आप आरबीआई के पास 1 रुपये लेके जाओगे तो वो आपको क्या दे देगा? 0.5 ग्राम गोल्ड दे देगा। अगर मान लो यूएसए ने बोला कि भाई हमारा यूएसए ने बोला कि जो हमारा $1 है इज इक्वल टू 1 ग्राम गोल्ड है। मतलब आप यूएसए के पास $1 लेकर जाओगे तो वहां की ट्रेजरी जो है, वहां की सेंट्रल बैंक जो है, वो आपको 1 ग्राम गोल्ड दे देगी। अब इसके हिसाब से अगर आप एक्सचेंज रेट सिस्टम निकालोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि $1 इज इक्वल टू कितने रुपीज हो रहा है? 2 रुपए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिंपल। क्यों? क्योंकि 1 रुपए मतलब 0.5 ग्राम गोल्ड, $1 मतलब 1 ग्राम गोल्ड, मतलब डॉलर रुपी का डबल है। लेकिन ये सिस्टम अभी हम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज पर हम लोग चले गए, उसको बोलते थे ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इन 1944। और वहां पर से दो बॉडीज भी निकल के आई थी, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ। इन्होंने बोला कि भाई हर कंट्री अपनी करेंसी को गोल्ड के अगेंस्ट ना पैक करे, वो किसके अगेंस्ट पैक कर दे? यूएस डॉलर के। लेकिन जब भी अगर हम उसकी करेंसी उस कंट्री के पास लेकर जाएंगे तो उसको हमको इतने यूएस डॉलर देना पड़ेंगे। जैसे मान लो आरबीआई ने बोल दिया, सपोज करो आरबीआई ने बोला कि भाई 1 रुपी इज इक्वल टू $1, ठीक है। आरबीआई ने तो ये चीज बोल दी ना। अभी जितने भी रुपए हैं दुनिया में, अगर कोई भी आदमी रुपए लेकर आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई उसको क्या दे देगा? उतने डॉलर दे देगा। यह आरबीआई का कंपल्जन है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक ने रेट डिसाइड किया है ना। तो सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है कि अगर कोई 1 रुपए लेकर जाता है तो उसको $1 प्रोवाइड कर दे। ये सिस्टम हमने कब अपनाया था? 1944 में। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसको मैं मिटा देता हूं। लेकिन इस सिस्टम के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। सबसे पहले हम इस सिस्टम के मेरिट्स देखते हैं कि मेरिट्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि क्या है, डिमांड सप्लाई पे चलता नहीं है ये सिस्टम। सेंट्रल बैंक बताती कि भाई 1 रुपी इज इक्वल टू $1 होगा, या $1 इज इक्वल टू 2 रुपीज होगा, 3 रुपीज होगा। तो क्या स्टेबिलिटी है। तो इससे क्या होता है? फॉरेन ट्रेड प्रमोट होता है, ठीक है। फर्स्ट एडवांटेज समझ में आया। फिर ये कैपिटल मूवमेंट को भी प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटीज नहीं रहती एक्सचेंज रेट में। भाई आज के समय पे कोई उद्योगपति भारत में पैसा लगाना कब प्रीफर करता है? जब उसको लगता है हाँ कि अभी रुपी स्ट्रांग है, मेरा पैसा जल्दी गिरेगा नहीं।
लेकिन इस समय जैसे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो क्या कोई कंट्री अपना पैसा इंडिया में लगाएगी? नहीं, क्योंकि हो सकता है आज रुपी 75 है, कल रुपी 80 हो जाए, तो उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, तो अनसर्टेनिटीज नहीं रहती हैं, तो कैपिटल मूवमेंट को वो प्रमोट करता है। ठीक है, फिर थर्ड एडवांटेज है कि इट प्रिवेंट्स कैपिटल आउटफ्लोज। कैपिटल आउटफ्लोज मतलब क्या होता है, अपनी कंट्री में बहुत सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रहते हैं। ये कौन रहते हैं कि भाई कोई अमीर आदमी है, उसने अपने इंडिया की किसी कंपनी में अपने पैसे लगा दिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। लेकिन जब उसको लगता है कि भाई रूपी गिरने वाला है अगेंस्ट डॉलर, तो वो जल्दी से अपने शेयर बेच के भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि उसके डॉलर की वैल्यू गिर ना जाए कहीं, या उसको लॉस ना हो जाए, क्योंकि उसने रूपी में परचेज कर रखा है। तो ये कैपिटल आउटफ्लोज को भी प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हर चीज फिक्स्ड है। फिर थर्ड है, इट स्टॉप्स स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट। स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट मतलब भाई ये जो एफपीआई है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये क्या करते हैं, ये अपना पैसा इधर से उधर ले जाते रहते हैं कि भाई इनको लग रहा है कि भाई आज इंडिया मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है, तो वहां पर लगा दिए। फिर इनको कल को लगा भाई चाइनीज मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है, वहां लगा दिए। फिर अगले दिन ये जापान पहुंच गए, अगले दिन और कहीं पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर तो एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है, तो स्पेकुलेशन ज़्यादा होता नहीं है। और ये गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन से फाइट करने में भी मदद करता है, क्योंकि करेंसी ना तो इतनी जल्दी डेप्रिशिएट होती है, ना इतनी जल्दी एप्रिशिएट होती है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे, जिसके कारण इस सिस्टम को ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसके डीमेरिट्स क्या थे? सबसे पहले तो थे, अगर करेंसी को प्रिंट करना है, अगर सेंट्रल बैंक को, अगर आरबीआई को करेंसी प्रिंट भी करना है, तो उसको क्या चाहिए? ह्यूज गोल्ड रिजर्व। भाई उसने तो बोला कि हर चीज को गोल्ड के अगेंस्ट पैक करना है, अभी गोल्ड नहीं है तो आप करेंसी को पैक ही नहीं कर सकते। फ्री ट्रेड को भी डिस्करेज करता। भाई फ्री ट्रेड मतलब क्या होता है कि भाई जिस करेंसी की ज्यादा डिमांड है वो ज्यादा मजबूत होगी, जिसकी नहीं है वो कम होगी, तो ये फ्री ट्रेड को भी डिस्करेज कर देता है। फिर इसमें क्या होता है, इसकी एक प्रॉब्लम होती है कि या तो करेंसी अंडर वैल्यूड रहती है या ओवर वैल्यू हो जाती है। कैसे? कि भाई आरबीआई बोल रहा है क्या कि 1 रुपी इज इक्वल टू $1। हो सकता है मार्केट फोर्सेज इतना देने को तैयार ना हो, लेकिन आरबीआई तो बोल रहा है भाई अगर इंडिया में आपको कुछ भी सामान खरीदना है तो 1 रुपी इज इक्वल टू $1 ही देना पड़ेगा। तो हो सकता है आरबीआई ने अपनी क्या है, ओवर वैल्यू करके रखी हो इंडियन रुपी को, या तो हो सकता है आरबीआई बोल दे 1 रुपी इज इक्वल टू 1 रुपी इज इक्वल टू सपोज कर लो 2 पाकिस्तानी रुपीज। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है कि भाई इसने अंडर वैल्यू कर लियो, क्योंकि 3 पाकिस्तानी रुपीज भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें रहता है रेसेशन से लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। रेसेशन मतलब मंदी का जब दौर आता है, तब मोर करेंसी आपको प्रिंट करना पड़ती है। क्या करना पड़ती है आपको? मोर करेंसी प्रिंट करना पड़ती है। लेकिन आप यहाँ पर करेंसी प्रिंट कर ही नहीं सकते ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपके बैक हैंड में क्या होना चाहिए? गोल्ड होना चाहिए। ये सिस्टम को रिजेक्ट किया हम लोगों ने, तो हम लोग नेक्स्ट सिस्टम पे गए। देखते हैं कौन सा है। उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिसाइड नहीं करेगी कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ना ही डिसाइड करेगी कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी विल डिसाइड दैट व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेट। ठीक है, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेट। कैसे? भाई सपोज कर लो एक एग्जांपल से, चाइना क्या करता है? बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है मतलब हर कंट्री चाइना का सामान अपने यहाँ पर बुलवाती है। अभी चाइना में तो डॉलर नहीं चलता ना, चाइना में से आपको कोई भी चीज खरीदना है तो आपको काय में पेमेंट करना पड़ेगा? चाइना के युआन में, या तो वहां की रेनमिंबी में। ठीक है, जैसे वहां की, जैसे अपने यहाँ की रुपये करेंसी, वहां की यह करेंसी। अगर आपने चाइना से कोई सामान बुलवाया तो आपको उसको पेमेंट काय में करना पड़ेगा? युआन में। तो भाई अमेरिका ने बुलवाया सपोज कर लो, तो अमेरिका क्या करेगा? चाइना की सेंट्रल बैंक के पास जाएगा और बोलेगा भैया आप ये डॉलर रखो और इसके बदले हमको युआन दे दो। अभी चाइनीज बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब चाइना के युआन की हर जगह जरूरत है, लेकिन शायद डॉलर की उतनी जरूरत ना हो। तो चाइना की करेंसी क्या हो जाएगी? स्ट्रांग होती जाएगी, और उसके कंपेरिजन में डॉलर क्या होते जाएगा? वीक होते जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? डिमांड और सप्लाई डिसाइड कर रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज कर लो चाइना और इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। भाई चाइना इंडिया में बहुत ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है। अब हम चाइना को पेमेंट करते हैं,
तो हम क्या करते होंगे भाई, हमारा रुपया लेके जाते होंगे चाइना की सेंट्रल बैंक के पास और बोलते होंगे भाई आप इसको युआन में कन्वर्ट कर दो। चाइना क्या बोलता होगा, भाई आपकी रुपये की उतनी वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, भाई हमारा युआन तो पूरी दुनिया को चाहिए, आपका रुपये किसी को नहीं चाहिए। तो वो क्या बोलेगा, मैं 1 युआन इज इक्वल टू 1 रुपी नहीं दूंगा मैं आपको, 1 युआन इज इक्वल टू आप मेरे को 20 रुपीज दो, तब मैं आपको 1 युआन दूंगा। तो देना पड़ेगा। अगर चाइना और ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगा और इंडिया और ज्यादा इंपोर्ट करने लगा तो शायद हो सकता है 1 युआन इज इक्वल टू 30 रुपीज भी हो जाए। तो यहाँ पर जो है मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब जब करेंसी वीक हो जाती है अगेंस्ट, जैसे अभी $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज है, अगर $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज हो जाता है, इसका मतलब क्या है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, कमजोर हो गई। लेकिन अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज हो जाता है या और मजबूत होकर 65 हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारी करेंसी एप्रिशिएशन की तरफ चली गई। अभी इसके भी कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। सबसे पहले इसके मेरिट्स से चलते हैं कि इसके क्या मेरिट्स हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड रिजर्व की कहीं कोई बात नहीं हुई है। भाई मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी, सेंट्रल बैंक का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो गोल्ड की जरूरत भी नहीं है, आप उतनी करेंसी प्रिंट करो जितनी आपकी जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर ना ही कोई करेंसी अंडर वैल्यू हो रही है ना ही ओवर वैल्यू हो रही है, जो उसकी एक्चुअल प्राइस है वही मिल रहा है। ठीक है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही हैं। ये वेंचर कैपिटल को भी प्रमोट करता है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज कैसे, कि भाई वेंचर कैपिटल वो होते हैं जिनको लगता है कि भाई इंडिया में भी हो सकता है कुछ कंपनीज जल्दी जल्दी बढ़ें, तो वो वहां पर पैसा आके लगा देते हैं। फिर ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है रिसोर्स एलोकेशन में। भाई चाइना अगर अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है तो चाइना को एक्सपोर्ट करने दो, इंडिया अगर सर्विसेज में अच्छा एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया को सर्विसेज का प्रोडक्शन करने दो। तो ये क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ डीमेरिट्स भी थे जिसके कारण इस सिस्टम को भी हमने रिजेक्ट कर दिया। इसके डीमेरिट्स क्या थे, देखिए बहुत ज़्यादा मार्केट इनस्टेबिलिटी फैलाते थे, मतलब डे टू डे फ्लक्चुएशन होता था, रोज एक नया रेट आता था कि भाई आज ये हो गया रेट, आज वो हो गया, तो लोग पैसा इन्वेस्ट करने में ही डरने लग गए थे, खासकर कि डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्री में। भाई अमेरिकन आदमी पैसे इन्वेस्ट करता पर उसको डर रहता कि हो सकता कल इंडिया 70 की जगह 80 रुपए पे चले जाए $1 की कीमत, तो वो डरते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट इनस्टेबिलिटी रहती थी। क्यों, क्योंकि सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं रहता था। इंटरनेशनल ट्रेड उसके कारण डिस्करेज हो जाता था। क्यों, क्योंकि वो लोग डरते थे। और यहाँ पे स्पेकुलेशन मतलब सट्टेबाजी बहुत ज़्यादा होती थी। क्यों, क्योंकि भाई आदमी सोचता था कि चलो अच्छा हो सकता है कल रुपये की वैल्यू मजबूत हो जाए, तो अचानक से उसने आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगले ही दिन उसको लगे नहीं नहीं यहाँ लॉस हो रहा है, वापस निकाल के ले गया। तो इससे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़ती थी और इनस्टेबिलिटी आती थी इकोनॉमी में। अभी ये सिस्टम को रिजेक्ट किया तो हम नेक्स्ट सिस्टम की ओर चले गए। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सिस्टम क्या है। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। देखिए हमने फिक्स्ड में क्या देखा कि भाई वहां पर स्टेबिलिटी रहती है, फ्लेक्सिबल में बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो हमने दोनों का एक मिक्स पार्ट बना दिया कि भाई कुछ चीजें फिक्स से ले ली, कुछ फ्लोटिंग से ले ली, और हमने क्या बना दिया, मैनेज्ड बना दिया। मैनेज्ड मतलब इसमें कुछ चीजें फ्लेक्सिबल की हैं और कुछ चीजें फिक्स्ड की हैं। मतलब कुछ चीजें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का है जो कि फ्लोट पार्ट है, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का दैट इज मैनेज पार्ट। मैनेज्ड मतलब जो कि सेंट्रल बैंक मैनेज करेगा, और फ्लोट मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब ये सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर भी जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं, मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं इन नॉर्मल केसेस। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो फिर सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करती है। क्या बोला मैंने, डिसाइड कौन करता है, मार्केट फोर्स डिसाइड करती हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो सेंट्रल बैंक फिर उसमें क्या करती है, इंटरवीन करती है और उसको फ्लेक्सिबिलिटी की ओर लेकर के जाती है। इट मींस एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट बट एक्सेसिव फ्लक्चुएशन इज चेक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इन केस ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक इज आरबीआई। ठीक है, मैनेज्ड फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। अगर कोई कंट्री अपने एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करती है, जैसे चाइना को क्या बोला जाता है, करेंसी मैनिपुलेटर। अभी अपन समझते हैं चाइना करेंसी मैनिपुलेटर है तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ी देर में नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी अपन ने ये सब समझा कि भाई करेंसी को एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं।
तो अब ये करेंसियाँ एक्सचेंज होती कहाँ हैं? ये होती हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? इट इज़ अ मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड। ठीक है। अभी कौन फॉरेन एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है? लाइक बैंक, कि भाई एसबीआई हो सकता है यूएसए वगैरह में भी उसकी ब्रांचेस हों, उसको यूएस डॉलर की ज़रूरत पड़ती हो तो रूपी दे के डॉलर लेता हो। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, इन्होंने इंडिया में निवेश किया तो ये डॉलर लेकर आए होंगे, रूपी लेकर के गए होंगे। और कुछ अदर ऑथोराइज्ड डीलर्स बाय आरबीआई और मॉनेटरी अथॉरिटी लाइक आरबीआई इटसेल्फ, आरबीआई भी ये सब काम करता है। ठीक है। अभी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पॉट और एक होता है फॉरवर्ड। अगर आप उसी समय फॉरेन एक्सचेंज में मतलब डील कर रहे हैं, जैसे आज का भाव मतलब टुडे, अगर मैंने बोला भाई आज क्या है, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़, और आपने आज के भाव पे ही सब कुछ चेंज कर लिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? स्पॉट मार्केट। क्या है? करंट मार्केट, आज का रेट है ये। ठीक है। लेकिन मैंने कोई फ्यूचर डेट के लिए डील कर ली। मैंने क्या बोला कि भाई मेरे को नहीं पता फ्यूचर में $1 इज इक्वल टू कितने रुपये होंगे, लेकिन चलो मिलके अपन डील कर लेते हैं। 75 की जगह हो सकता है 70 भी हो सकता है 80 भी हो, लेकिन हम क्या बोलते हैं, चलो $1 इज इक्वल टू 77 रुपीज़ रख लेते हैं। अभी हो सकता है इन फ्यूचर ये 70 रुपीज़ ही हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे 77 देना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने फॉरवर्ड मार्केट में पहले ही डील कर लिए। लेकिन अगर ₹80 भी हो गया तब भी मेरे को 77 में ही $1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो आप आज साइन करते हो, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कब करते हो? एट अ फ्यूचर डेट। तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड मार्केट। समझ में आई? अभी आगे चलते हैं। अभी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या फंक्शन क्या होते हैं? उसके तीन फंक्शन होते हैं। एक होता है ट्रांसफर फंक्शन, ये क्या करता है? एक करेंसी को दूसरी करेंसी में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। फिर एक होता है क्रेडिट फंक्शन, कि भाई अगर आपको लोन वगैरह की जरूरत है तो आप आईएमएफ वगैरह में जाइए और डॉलर लेकर के आ जाइए। फिर तीसरा होता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन मतलब होता है ये स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए होता है। ठीक है। अभी अपन ने डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट तीनों मेथड से समझ लिया, तो ये टॉपिक हमारा फिनिश। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमको क्यों चाहिए रहती है फॉरेन करेंसी। व्हाई वी नीड फॉरेन करेंसी, हमें डॉलर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो इंपोर्ट के लिए, कि भाई हम लोग क्या बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं? ऑयल। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। ठीक है। जो भी गुड्स, अदर गुड्स हम जो भी इंपोर्ट करते हैं, तो भाई वहां पर वो लोग तो रुपी नहीं लेते हैं ना, उन लोगों को तो वो क्या बोलते हैं, या तो हमको डॉलर में पेमेंट करो या हमारी लोकल करेंसी में। तो उसके लिए हमको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने इंटरनेशनल लोन लिया है तो इंटरनेशनल लोन मोस्टली काय में मिलता है? या तो डॉलर में या फिर एसडीआर। ठीक है। ये भी एक करेंसी है आईएमएफ की, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको या तो डॉलर परचेज करना पड़ता है या एसडीआर। अगर हमको किसी कंट्री को, फॉर एग्जांपल नेपाल को, कुछ गिफ्ट वगैरह देना है, अभी इंडियन रुपी में गिफ्ट देंगे तो वो तो वहाँ चलेगा नहीं, या नेपाल को छोड़ो, चलो इंडोनेशिया को गिफ्ट देना, अभी इंडियन रुपी देंगे तो वहाँ तो चलेगा नहीं। तो या तो हम उसको गिफ्ट काय में देंगे, डॉलर में देंगे या इंडोनेशियाई रुपी में देंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारी करेंसी को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको पूरी दुनिया में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना, भाई अगर आपको यूरोप में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यूरो की। ठीक है। अगर आपको जापान में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको येन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर आपको चाइना में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको युआन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमको क्या है, फॉरेन करेंसी की ज़रूरत लगती है। या तो आपको विदेश घूमने जाना है तो उस देश की आपको करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अभी हमारे पास फॉरेन करेंसी आती कहाँ से है? फ्रॉम वेयर वी गेट द फॉरेन करेंसी, सप्लाई कहाँ से होती है फॉरेन करेंसी की? देखिए हम लोग कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं, हमने यूएस में सर्विसेज एक्सपोर्ट कर दी, जैसे हमारे क्या है कॉल सेंटर वगैरह है, बीपीओ, यूएस में सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, बदले में वो हमको क्या दे देते हैं? डॉलर्स दे देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास फॉरेन करेंसी आ गई। कोई यूएसए का या ब्रिटेन का, यूरोप का, जापान का कोई आदमी आके हमारे यहाँ क्या कर दे? इन्वेस्टमेंट कर दे। अभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो इंडिया में तो रुपी लगेंगे उसको, तो वो उसकी करेंसी लाएगा और उसको रुपी में कन्वर्ट करेगा। तो इस माध्यम से भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आ जाती है। फिर कुछ लोग सट्टेबाजी भी करते हैं कि भाई रुपी की वैल्यू हो सकता है उनको लगता हो स्ट्रांग हो रही हो, तो वो कुछ यहाँ पे अपने डॉलर लगा दें रुपी के आगे। विदेशी आते हैं घूमने, अपने साथ पैसे लेकर के आते हैं, विदेशी आएंगे तो डॉलर देंगे और उसके बदले में रुपी को कन्वर्ट कराएंगे। फिर एक होता है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है?
रेमिटेंसेस का मतलब होता है जैसे सपोज कर लीजिए कोई आदमी है, वो काम कर रहा है कहाँ पर, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में वो काम कर रहा है। अभी वो अपने पेरेंट्स को क्या भेजता है, पेरेंट्स को क्या भेजता है, पाउंड भेजता है। पाउंड यूके की करेंसी है। अभी उसके पेरेंट उसको काय में कन्वर्ट कर लेते हैं, रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि जो हमारे भाई बंधु बाहर काम कर रहे हैं वो वहाँ से पैसा भेजते हैं इंडिया को। अभी वो उनकी करेंसी में भेजते हैं या तो वो कन्वर्ट करके भेजते हैं, तो इस माध्यम से हमारे पास वो करेंसी आ जाती है। फिर जो इसका लास्ट फंक्शन है, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एब्रॉड, कि या तो कोई इंडिया है, इंडियन है, उसको ही पैसे बाहर भेजना है तो उसको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी हम अब ये देखेंगे कि फॉरेन करेंसी डिसाइड कैसे होती है। देखिए वैसे तो हमने समझ लिया है, पर इसको एक नॉर्मल यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि एक तरफ है मेरे पास यूएस डॉलर, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास इंडियन रूपी, ठीक है। रूपी को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, डॉलर को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ। मार्केट फोर्सेस कैसे डिसाइड करती है, सपोज कर लीजिए हर आदमी को किसकी ज़रूरत है, डॉलर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि डॉलर इज़ अ हार्ड करेंसी, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होती है। इंडियन रूपी इज़ अ सॉफ्ट करेंसी, इसकी डिमांड इंडिया के अलावा और कहीं नहीं है। देखिए हर आदमी को अगर डॉलर चाहिए, डॉलर की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अगर डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इंडियन रूपी की वैल्यू उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, गिर जाएगी। गिर जाएगी कि नहीं भाई, हर आदमी को डॉलर चाहिए, रुपए चाहिए ही नहीं। फिर भी अगर हमको रुपए के अगेंस्ट डॉलर खरीदना, तो फिर हम उसको बोलेंगे दादा तू एक काम कर, 70 की जगह 80 रुपए ले ले, लेकिन हमको $1 दे दे, ठीक है। लेकिन अगर डॉलर की डिमांड कम होगी तो इंडियन रूपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी डॉलर लोगों को नहीं लेना और इंडियन रूपी की डिमांड आ गई है मार्केट में। समझ में आ रहा है? अभी अपन दो केस देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए हमने देखा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करती है। क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करती है, ठीक है। अभी वो क्यों मेंटेन करती है आरबीआई, भाई मान लो अगर हमारे पास अचानक से, हम लोग ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, अगर हमारे पास अचानक से फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी खत्म हो गई तो आरबीआई क्या करती है, अपने पास से दे देती है। तो अभी आरबीआई लगभग कितना मेंटेन करती है, $500 बिलियन का। कितना करती है, $500 बिलियन मेंटेन करती है। ये कितने महीनों के इंपोर्ट के लिए इनफ है, लगभग अगर आपके पास आज फॉरेन करेंसी खत्म भी हो जाती तो 10 महीने तक हम विदेश से इंपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास इतनी फॉरेन करेंसी है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है, जो कि वो इजीली $500 बिलियन में कन्वर्ट करा सकती है। अभी आप मेरे को बताइए कि अगर रूपी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गिर रही होगी, क्या हो रही होगी, बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रही होगी, मतलब गिर रही होगी, कम हो रही होगी, तो आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज पे क्या फर्क पड़ेगा, आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे क्या फर्क पड़ेगा। सिंपल सोचिए, फिर से बताता हूं, अगर मान लीजिए रूपी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो रही है, मतलब डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो आरबीआई के तिजोरी में क्या फर्क पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज ये $500 बिलियन बढ़ेंगे या घटेंगे। देखिए जब भी रूपी डेप्रिशिएट होगा तो आरबीआई क्या करेगा भाई, मतलब डॉलर बहुत ज्यादा हो रहा है सप्लाई में, इस केस में क्या हो रहा है, डॉलर क्या है, डॉलर की क्या है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, सप्लाई क्या है, ज्यादा है। तो आरबीआई क्या करेगा, ये जो एक्सेस डॉलर है ना, जो ज्यादा डॉलर सप्लाई में ना, इसको खरीद लेगा, और खरीद लेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, अगर लोगों को डॉलर की बहुत ज्यादा डिमांड है तो रुपए गिर जाएगा क्योंकि डॉलर ज्यादा डिमांड में। उस केस में आरबीआई क्या करेगा, जो एक्सेस डॉलर है ना उसको खरीद के अपनी तिजोरी में रख लेगा। तो डॉलर की उसने क्या कर दी, सप्लाई को कम कर दिया, तो उसके कारण उसकी तिजोरी में क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फिर 500 की जगह हो सकता है $550 बिलियन हो जाए। तो याद क्या रखना है कि जब जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? जब जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। अभी समझ लो, एक और केस ले लेते हैं। अगर मान लो रुपए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर के अगेंस्ट एप्रिशिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, रुपए बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो रहा है,
स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो अब आरबीआई की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर से सोचो। मैंने क्या बोला, रुपए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो अगर रुपए स्ट्रांग हो रहा है मतलब डॉलर की क्या हो गई है, मार्केट में कमी हो रही है। ठीक है, मतलब डॉलर क्या है, कम है, ओ रुपए क्या है, बहुत कम है, और डॉलर बहुत ज्यादा है। तो आरबीआई क्या करेगा, रुपए को क्या है मार्केट में उतार देगा और अपनी फॉरेन करेंसी बेच देगा थोड़ा सा। तो इस केस में क्या होगा, उसकी फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम देखेंगे अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो क्या फर्क पड़ता है, और करेंसी एप्रिशिएट होती है तो क्या होता है। देखिए जब जब करेंसी एप्रिशिएट होती है मतलब स्ट्रांग होती है, एप्रिशिएशन का मतलब क्या, अगर करेंसी आपकी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग मतलब भाई पहले $1 इज इक्वल टू क्या चल रहा था, 70 रुपीज चल रहा था, लेकिन अब $1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 रुपीज। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपका रुपया स्ट्रांग हो गया है। अभी देखिए रुपये स्ट्रांग होगा तो कोई आदमी अगर मान लीजिए भारत से कोई सामान खरीद के ले जा रहा होगा तो अब उसको ये सामान महंगा लगने लगेगा। भाई पहले क्या है, वो 70 रुपए का सामान ले जा पा रहा था, लेकिन अब वो $1 देता तो वो सिर्फ 60 रुपए का ही सामान ले जा पा रहा है। समझ में आ रही है। भाई पहले वो ज्यादा सामान ले जाता था, क्यों, क्योंकि $1 में 70 रुपए आ जाते थे, लेकिन अब 60 ही रुपए आते हैं। तो इस केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है आपका कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई अब सामने वाले को सामान आपका महंगा लगने लग जाएगा, लेकिन आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों, क्योंकि अब आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, लेकिन अब आप जो खरीद के लाओगे, पहले आपको $1 के लिए किसी को 70 रुपए देना पड़ते थे, अब 60 ही रुपए देना पड़ेंगे, तो आप ज्यादा सामान को लेकर आओगे। तो जब भी करेंसी एप्रिशिएट होती है तो इंपोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट घट जाता है, और इसका उल्टा क्या होता है, डेप्रिसिएशन के केस में एक्सपोर्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, इंपोर्ट घट जाता है। डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, भाई मान लो पहले $1 इक्वल टू कितना था, 70 रुपीज था। ठीक है, 70 रुपीज था, अब $1 इज इक्वल टू हो गया है 80 रुपीज। ठीक है, तो भाई कोई अमेरिकन है, अब वो ज्यादा सामान खरीदेगा, क्यों, क्योंकि अब वो $1 में 80 रुपए का सामान खरीद रहा, तो अब हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन अब इंपोर्ट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले हम अगर ऑयल खरीदते थे $1 का तो हमको 70 ही रुपए पे करना पड़ते थे, लेकिन अब कितने पे करना पड़ेंगे, 80। तो अब हम ऑयल इंपोर्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जब मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, जब मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन मतलब जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वाला, जब सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी। ठीक है, और कोई अंतर नहीं होता है। अगर सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी एक्सचेंज रेट क्या है तो उसको हम रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन बोलेंगे। अगर मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी कि भाई आपकी करेंसी को कमजोर होना चाहिए तो हम उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अगर मार्केट फोर्सेस बोलेंगी कि आपकी करेंसी को स्ट्रांग होना चाहिए तो हम उसको एप्रिसिएशन बोलेंगे। आगे चलते हैं। अब ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं। इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। In other words, the balance of payment is systematic record of all economic transaction between residents and non-residents। अभी रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है, जो कंट्री में रह रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में रेसिडेंट्स की क्लियरली डेफिनेशन देखी थी, जैसे कि अक्षय कुमार है। ठीक है, अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार क्या है इंडिया के केस में, रेसिडेंट है। क्या है, रेसिडेंट है। वो सिटीजन है क्या इंडिया का, नहीं, वो तो उन्होंने तो कैनेडियन सिटीजनशिप ले रखी है, लेकिन वो रेसिडेंट कहाँ करें, इंडिया के हैं। तो अगर वो इंडिया से कहीं पैसे भेजते हैं तो हम उसको क्या हमारी बैलेंस शीट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अक्षय कुमार इंडियन रेसिडेंट है। समझ में आ रहा है। रेसिडेंट जो भी व्यवहार करते हैं दूसरे देश के नागरिकों के साथ या दूसरी कंट्री के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि भाई हमारे पास कितने रुपए आए, हमारे पास दूसरों से कितने रुपए आए, और हमारे लोगों ने दूसरों को कितने रुपए भेज दिए इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह ट्रेड करके। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है इसके कुछ कंपोनेंट रहते हैं। एक होता है विजिबल कंपोनेंट। विजिबल कंपोनेंट मतलब क्या होता है, सारे फिजिकल गुड्स जो कि हमको दिखाई देते हैं, लाइक कार, व्हीट, राइस, मशीनरी वगैरह, जो भी हमको दिखाई देते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल आइटम्स। फिर कुछ अपन ने देखे थे इंटेंजिबल इनविजिबल टाइप के, जैसे डॉक्टर कंसल्टेंसी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह। ये क्या होते हैं,
इनविजिबल, जैसे सर्विसेज दिया आपने किसी को, भाई आप उसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, इनविजिबल है। अगर मैं डॉक्टर हूं और आप अमेरिका में मेरे पेशेंट हो, मैंने आपको सर्विसेज इंडिया से ही प्रोवाइड कर दी, फोन या वीडियो कैमरे की जरूरत, तो आप उसको छू नहीं सकते हो, लेकिन मैंने सर्विस प्रोवाइड करी, अब आप मेरे को पेमेंट कर दोगे, ठीक है। फिर और इसके एग्जाम्पल है इंश्योरेंस, बैंकिंग, शिपिंग, कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, रॉयल्टीज, या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर लाइक गिफ्ट्स एंड डोनेशन, ठीक है। ये सब किसके आइटम होते हैं? इनविजिबल के आइटम्स होते हैं। फिर एक होता है कैपिटल ट्रांसफर, इसमें क्या होता है भाई, एसेट्स वगैरह और लायबिलिटीज इन्वॉल्व रहती है। हमने चैप्टर नंबर 5 में इसको क्लियरली देखा था कि कैपिटल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इसके लिए आप चैप्टर 5 को भी रिफर करिएगा। अभी इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो जाती है। अगर हम किसी से बोरोइंग्स करेंगे तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या हो गई, लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। या तो अगर हम किसी को पैसा उधार में देंगे, मतलब लोन देंगे, तो उसको भी हम कहाँ लिखेंगे? कैपिटल में लिखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये एक रिकॉर्ड होता है ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स, मतलब भाई मैं सामने वाले से कितना व्यवहार करता हूँ। अभी देखिए, हर कंट्री की सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई इंडिया के केस में एक क्या करती है, बैलेंस शीट मेंटेन करती है। उसमें कुछ जगह वो पॉजिटिव में लिखती है, कुछ जगह वो नेगेटिव में लिखती है। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए विदेश से पैसा, हमने कोई सामान को एक्सपोर्ट कर दिया, क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्या होगा, पैसा हमारे पास आएगा, तो आरबीआई उसको कहाँ लिख देगा? पॉजिटिव साइड। अगर हमने कोई चीज इंपोर्ट कर ली, इंपोर्ट करी, तो क्या होगा, पैसा हमारे यहाँ से जाएगा, तो हम उसको क्या लिख देंगे? नेगेटिव साइड में। मान लीजिए अक्षय कुमार ने कनाडा में किसी को पेमेंट कर दिया, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा चला गया। और अगर अक्षय कुमार को कनाडा की किसी फर्म ने पेमेंट कर दिया, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। समझ में आया? आरबीआई क्या करेगी, रिकॉर्ड बनाएगी कि भाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं। मतलब भाई इसको जो रिकॉर्ड है, जैसे हमने बजट का देखा था, पूरा कंपोनेंट बना के भाई कहाँ क्या चीज़ पुट करते हैं, तो ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी कंपोनेंट होते हैं। तो उसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट कंपोनेंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट। अभी करंट अकाउंट मतलब वही जहाँ पर एसेट और लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एसेट और लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये मेनली क्या रहते हैं? डे टू डे रहते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शन वाला काम रहता है। ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो मतलब जो वेरी होता रहता है, स्टॉक मतलब जो फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये क्या है? डे टू डे वाला है, फ्लो रहता है। अभी करंट अकाउंट में भी क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम हम लोगों ने देख लिया, लाइक वीट, राइस, मशीन, इसका जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे उसको हम कहाँ लिखेंगे? करंट अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। फिर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम भी करते हैं, लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह, तो उसको भी हम कहाँ लिखेंगे? करंट अकाउंट में लिखेंगे। फिर कुछ होते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर, मतलब आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, अगर आप किसी को गिफ्ट दोगे अमेरिका में, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? नेगेटिव साइड लिखेंगे। अगर कोई अमेरिकन आपको गिफ्ट देगा तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? पॉजिटिव साइड लिखेंगे। तो गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, ग्रांट्स इन एड मतलब सरकार आती है तो मददें करती हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आए, अगर भारत को कोई मदद कर गए तो उसको हम कहाँ लिख लेंगे? पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा। फिर एक होता है इनकम रिसीप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, लाइक कि भाई अगर मान लीजिए अक्षय कुमार ने कनाडा में कोई काम किया, कनाडा में कोई काम किया, ठीक है, तो उनको क्या मिल जाएगी? कुछ इनकम हो जाएगी। अगर इनकम, अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो इनकम को हम क्या लिख देंगे? प्लस में लिख देंगे। या अक्षय कुमार ने कनाडा छोड़ो, अगर उन्होंने इंग्लैंड में भी कोई काम किया तो उनको कुछ इनकम होगी, तो उसको हम कहाँ लिख देंगे? प्लस में लिख देंगे, करंट अकाउंट में, ठीक है। इसी प्रकार से रेंट और प्रॉफिट भी, अगर भाई रतन टाटा है, उनकी जैगुआर की कंपनी वगैरह है इंग्लैंड में, वो कोई प्रॉफिट करेगी, अभी रतन टाटा तो रेसिडेंट है, इंडिया में रहते हैं, तो उसको हम कहाँ लिख देंगे? करंट अकाउंट के प्रॉफिट कंपोनेंट में लिख देंगे। अभी कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एसेट लायबिलिटीज का मिसमैच हो जाता है कुछ ना कुछ करके। देखते हैं कैसे, लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई। एफडीआई मतलब क्या होता है, अगर कोई कंपनी में कोई विदेशी 10% से ज्यादा निवेश कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफडीआई। देखिए अभी 10% से अगर कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, मान लीजिए मैं आपकी इंडिया में आया, कोई कंपनी थी एयर इंडिया, मैंने उसमें 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया,
तो ये एक प्रकार का क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मतलब मैंने क्या करा, एसेट क्रिएट कर दिया भाई एयर इंडिया में, तो ये मैंने क्या बोला इसको, एफडीआई। अगर 10% से कम शेयर खरीदते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फिर एक तरीका है बोरोइंग्स। अगर मैं कहीं से विदेश से पैसा उधार वगैरह लेके आऊंगा तो उसको मैं कहाँ लिखूंगा, पैसा उधार लेकर आया हूं तो लिखूंगा तो मैं प्लस कंपोनेंट में, क्यों, क्योंकि मेरे पास पैसे आए हैं ना पैसे, तो उसको मैं लिखूंगा तो हमेशा प्लस कंपोनेंट में ही। इंडिया के केस में जो कैपिटल अकाउंट है ये हमेशा प्लस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इंडिया धड़ल्ले से बोरोइंग्स करता है। फिर कुछ होते हैं इंटरनेशनल रिजर्व, लाइक गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको भी मैं कहां पर लिखता हूं, कैपिटल अकाउंट में। तो अब हम देख लेते हैं इसको एक फ्लो चार्ट के जरिए। भाई हमने समझा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, करंट कंपोनेंट, कैपिटल कंपोनेंट। करंट कंपोनेंट में फिर दो होते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल मतलब क्या होता है, जो हमको दिखाई देते हैं, मशीन, वीट, राइस, ठीक है, जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं वो क्या है, करंट कंपोनेंट के विजिबल में आती हैं। फिर इनविजिबल में आता है एसआईटी। एसआईटी से आप याद रख सकते हैं, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर। सर्विसेज मतलब लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग वगैरह, ये सब इंटेंजिबल है, इनविजिबल है। इनकम मतलब इंटरेस्ट आ सकता है आपके पास, रेंट आ सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, तो ये क्या हो गई, इनकम। ट्रांसफर मतलब या तो गिफ्ट आएंगे जाएंगे, या तो डोनेशन आएंगे जाएंगे, या ग्रांटिनेड आएंगे जाएंगे। अभी इसका बहुत प्लस और माइनस कंपोनेंट रहता है। तो इंडिया में देखिए विजिबल में तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट को हम कहाँ पर लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि पैसा हमारे यहाँ से ज़्यादा जाता है। इंपोर्ट एक्चुअली खास करके क्या करते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस वगैरह, ठीक है। तो विजिबल कंपोनेंट तो क्या है, हमेशा हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर मशीन वगैरह भी हम लोग मोस्टली इंपोर्ट ही करते हैं, ठीक है। बस अनाज हम लोग उगा पाते हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमेशा करंट अकाउंट में तो क्या आएगा, हमारे डेफिसिट ही आएगा। अगर हम दोनों का भी रिकॉर्ड देखेंगे, विजिबल इनविजिबल का, तो करंट अकाउंट कंपोनेंट हमेशा कैसा आएगा, इंडिया का डेफिसिट आएगा। लेकिन इनविजिबल में प्लस आता है इंडिया का। देखिए करंट में दो कंपोनेंट है, विजिबल में क्या आया, माइनस, इनविजिबल में क्या है, प्लस। लेकिन ओवरऑल क्या आएगा दोनों का, तो वो डेफिसिट ही आएगा, मतलब माइनस में ही आंसर आता है। तो अभी देख लेते हैं इनविजिबल में सर्विसेज। भाई आपको पता है इंडिया क्या करता है, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो आईटी सर्विसेज हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, शिपिंग वगैरह हो, इसमें क्या है, इंडिया तो एक लीडर है, ठीक है। इनकम, अभी इनकम का एग्जैक्ट हम लोग नहीं बोल सकते कि इसमें प्रॉफिट होता है ज़्यादा, या मतलब हम ज़्यादा कमा के लाते हैं या विदेशी हमसे ज़्यादा कमा के ले जाते हैं, वो वेरी करता रहता है। अभी ये जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र में आप हमेशा इंडिया क्या रहता है, प्लस में। अभी गिफ्ट से इंडिया सबको बहुत ही कम गिफ्ट देता है। डोनेशन है, दुनिया भर के लोग हमको डोनेशन दे के जाते हैं, हमारे एनजीओस को। फिर ग्रांटिनेड, तो इंडिया तो क्या है, खुद ही एक डेवलपिंग कंट्री है, तो दूसरे देशों को ज़्यादा मदद नहीं देती है। तो क्या करती है यूएसए वगैरह, उल्टा हमको मदद देते रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रहते हैं, हमेशा प्लस रहते हैं। तो समझने वाली बात क्या है, करंट अकाउंट के दो कंपोनेंट होते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल में हमारा क्या रहता है, हमेशा डेफिसिट रहता है। इनविजिबल में क्या होता है, हमारा ट्रेड हमेशा सरप्लस होता है। लेकिन ओवरऑल विजिबल और इनविजिबल को मिलाते हैं तो क्या रहता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। अब समझ में आ गया, मतलब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, और एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कैपिटल कंपोनेंट की तरफ, तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, कैपिटल। ये क्या करता है, या तो ये एसेट्स को कम ज़्यादा करता है या लायबिलिटीज को कम ज़्यादा करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो देखिए इसमें हमेशा क्या होगा, इंडिया का प्लस होगा। क्यों, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बहुत आता है भाई। बहुत सारी कंपनियां इंडिया में क्या करती हैं, कंपनीज क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग क्या प्रॉफिट के पर्पज से करती हैं। एफडीआई मतलब हमने देखा, अगर किसी कंपनी में कोई विदेशी कंपनी 10% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर 10% से कम रहता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। फिर दूसरा रहता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में भी हमेशा प्लस रहता है, क्योंकि हम क्या पैसा उधार लेकर आते हैं, तो लिखेंगे तो उसको कहा कि भाई पैसा आया है ना, तो प्लस कंपोनेंट में लिखेंगे। तो गवर्नमेंट भी खूब बोरोइंग करती है, और हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर भी खूब बोरोइंग करता है। फिर आता है ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व, तो गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमने देखा आरबीआई के पास $500 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व
है। तो कैपिटल कंपोनेंट तो मेनली क्या रहता है हमारा, पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड जाओ, देखो, नोट्स बनाओ और आगे बढ़ो। फिर अब यहाँ पर मैंने जो आपको समझाया उसका ही मैंने लिख दिया है कि भाई स्ट्रक्चर कैसा रहता है करंट अकाउंट का। ऑल एक्सपोर्ट, अगर आपने कोई सामान एक्सपोर्ट करा है तो आपके पास पैसे कहाँ लिखोगे आप, प्लस में, आर रिकॉर्डेड इन पॉजिटिव आइटम्स। ठीक है, इंपोर्ट करोगे तो पैसे देना पड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आप नेगेटिव खाते में लिखोगे। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर है, अगर आपको कोई ने दिए हैं पैसे ग्रांट इन एड वगैरह में, गिफ्ट डोनेशन में, तो आप उसको क्या लिखोगे, पॉजिटिव में लिखोगे। और अगर आपने किसी को दिया है यूनिलेटरल ट्रांसफर, मतलब आपने पेमेंट किया है, जैसे नेपाल वगैरह जैसी कंट्री को, भूटान को मोदी जी जाकर देकर आ जाते हैं, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, नेगेटिव कंपोनेंट में। करंट अकाउंट यहां पर कैपिटल आएगा। ठीक है, यहां पर आएगा कैपिटल। अभी कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर कंट्री के अंदर आएगा, मतलब अगर आप बोरोइंग्स करके लाओगे तो उसको हम कहां लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। ऑल कैपिटल ट्रांजैक्शन कॉजिंग फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री आर रिकॉर्डेड इन पॉजिटिव आइटम्स, मतलब क्रेडिट साइड। और अगर आप बाहर निवेश करते हो तो उसको हम कहां लिखेंगे, नेगेटिव, मतलब डेबिट साइड। समझ में आया। अभी कुछ एक सिंपल डेफिनेशंस दी हुई थी एनसीईआरटी में कि अबव द लाइन आइटम्स क्या होते हैं, बिलो द लाइन आइटम्स क्या होते हैं। देखिए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है, कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऐसे रहते हैं जिनको बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई मतलब नहीं रहता। भाई कोई विदेशी कंपनी है कोको कोला, अगर वो इंडिया में मान लो एफडीआई के तौर पे निवेश भी कर रही है, उसको कोई मतलब नहीं है कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है या डेफिसिट है या क्या प्रॉब्लम है। वो तो क्या है, मेनली किससे पर्पज से कर रही है, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से कर रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम्स, कि इनको बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई मतलब नहीं रहता। अभी ये क्या होंगे, मेनली प्राइवेट इंडिविजुअल, इनको बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई मतलब नहीं रहता। ये इन्वेस्टमेंट कर देंगे अगर इनको प्रॉफिट दिखेगा तो, ठीक है, और भाग जाएंगे अगर इनको लॉस दिखेगा तो। एग्जाम्पल, एमएनसी इज मेकिंग एफडीआई टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अभी हम देखते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। यहां पर एग्जांपल भी दिए हुए मैंने, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, कैपिटल ट्रांजैक्शन, ये सब इसी कंसेप्ट पे चलते हैं। अभी बिलो द लाइन आइटम्स क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं मेनली बाय गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट इन ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हुए करती है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा चल रहा है, सरप्लस में है, डेफिसिट में है, कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो दीज आर द ट्रांजैक्शन टेकन अप बाय द गवर्नमेंट टू कीप बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड एंड नॉट कैरिड आउट फॉर प्रॉफिट मोटिव। ये सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से नहीं होते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन कैसी कैसी रहती है। देखिए, एक होता है सरप्लस, फेवरेबल, मतलब अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट आप कम करते हैं, मतलब आपके पास प्लस में ज़्यादा पैसे हैं और माइनस में कम पैसे हैं, तो ये क्या है, सरप्लस या फिर फेवरेबल। एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो नो प्रॉब्लम, ये सब क्या है, राम राज्य प्रजा सुखी। ठीक है, नो प्रॉब्लम यहाँ पर। फिर एक होता है इक्विलिब्रियम, ये असल में एक आइडियल सिचुएशन ही होती है, ऐसा कुछ हो नहीं पाता है कभी भी कि आप बिल्कुल ही उसको बैलेंस कर दो। आइडियल कंडीशन होती है, लाइक एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट। ऐसा असलियत लाइफ में तो हो नहीं पाता होगा ना कि एक एक रुपए को आप बराबर मैच कर दो। फिर एक आती है डेफिसिट, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है और इंडिया कहाँ पर रहता है, हमेशा ही यहाँ पर रहता है। यहाँ पर क्या होता है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं। मेनली इंडिया काय का इंपोर्ट करता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ठीक है, और एक्सपोर्ट काय का करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का करता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह का करता है, मेडिसिन का करता है, ठीक है, फूड ग्रेन्स का करता है। तो सस्ती चीज़ों को इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, और महंगी और जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव चीज़ें उनको इंडिया इंपोर्ट कर लेता है। अगर डेफिसिट होता है तो प्रॉब्लम क्या है, क्या बोल रहा हूँ मैं, डेफिसिट होता है तो प्रॉब्लम क्या है। देखिए, अगर डेफिसिट होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, मतलब आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो। अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे तो आपको क्या है, ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, पर आपके पास डॉलर तो है नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, बोरोइंग्स करोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, बोरोइंग्स करोगे, और फिर बोरोइंग करोगे तो आपका उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर ये एक विशियस साइकिल आपकी चालू हो जाएगी। समझ में आ रही है। इसको मिटा देता हूं मैं, सिंपल फॉर कंसेप्ट था ये। हाँ,
अगर डेफिसिट होता है तो उसका हम देख रहे थे क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रिड्यूस कर देता है। मान लीजिए अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, अब आपके पास डॉलर बचा ही नहीं, आपके पास डॉलर बचा ही नहीं, तो फिर आरबीआई क्या करेगा, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से क्या करेगा, थोड़ा सा डॉलर दे देगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका कम हो जाएगा। फिर ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बताता है कि भाई इंडिया इवन आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस आफ्टर 70 ईयर्स भी इंडिया क्या है, इंपोर्ट ही ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ट्रैक पर नहीं है। फिर इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी, भाई आप बार बार उधारी वगैरह करते हो तो इससे क्या है, आपकी विश्वसनीयता खत्म होती है। अब आप उधारी करते हो, इफ़ यू डू द बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स के कारण क्या होता है, आपका इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ता है। भाई आप दूसरी कंट्री पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाते हो, इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ता है। और ये इकोनॉमिक डिपेंडेंस काय में बदल जाता है, पॉलिटिकल डिपेंडेंस में। भाई आप रोज रोज जाके अमेरिका से पैसे ला रहे हो, मोदी जी रोज जाते थे, फिर उसने एक साल बोल दिया क्या कि भाई मोदी जी पैसे तो देंगे लेकिन पहले आप हमारी कंपनीज को ये छूटें दे दो, तो उन्होंने क्या करा, पॉलिटिकल डिपेंडेंस में भी इफेक्ट कहीं ना कहीं कर दिया। ठीक है, तो ये हमने इस चैप्टर को देखा। इस चैप्टर का नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए मैंने आज इस सीरीज को ख़त्म करने की कोशिश करी है और मैंने आपका जो भी सिलेबस था स्पेशली इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, मैंने उसको पूरा 100% कवर किया है ऑफ क्लास 12th। ठीक है, और मैंने बताया कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपका 80% स्टैटिक पार्ट को कवर करती है, स्टैटिक पोर्शन को जो है आपके ये कवर करती है। अभी जो 20% बच गया है, जो रिमेनिंग 20% है, दैट इज द 5 ईयर प्लान्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अगले वीडियोस वगैरह में बना दूं। और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन बचा हुआ है, मैं ऐसी आशा करता हूं, आई होप दैट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से दीजिएगा, इन वीडियोस को बार बार देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरा नंबर लिखिए आप 9113912223। मेरा नाम है पुलकित तिवारी और मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ। मैं क्या पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के वीडियोस देखना है या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू कांटेक्ट मी। थैंक यू।